translation is key to learning any sort of language. तो reading यानी जो आपने लिखा है उसको रीड करना is one of the solutions. यानी उन्होंने कहा कि they sent the doctor a male cat. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बेसमेंट 21। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफाकत अली। वार्म वेलकम टू बेसमेंट 21 सर। Thank you very much, Mohafiz, for inviting me. कैसे हैं सर आप? I'm good, alhamdulillah, all fine. अच्छा सर, यू आर currently serving as assistant professor English in Civil Lines College. Exactly. So, and you have more than 10 years of experience teaching English. Exactly. So why English? English has always been a passion, I would say. I did my computer sciences in my intermediate, but later on I switched from computer sciences to arts, and more specifically English literature and language. And then I moved on to teaching masters in English literature. And side by side, I also started teaching to competitive exams or the candidates who appear in competitive exams. So CSS, PMS, all going side by side. So all right, good to know. सर, वैसे तो यहाँ पे कहा जाता है कि 10% से कम लोगों को इंग्लिश आती है, एंड आई हैव सीन जिन्होंने एम इंग्लिश किया हुआ है और दे आर इवन अनएबल टू राइट अ सिंगल एप्लीकेशन। अब जी बात कुछ हद तक ठीक है. English has been an issue for the past 200 years, and it will be an issue for the future 200 years as long as we are not ready to take it in the right direction. हमारे पास बहुत से जो कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स और जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनसे अगर कोई एक पेज लिखवा लिया जाए, जैसे आप कह रहे हैं कोई एप्लीकेशन या कोई भी एक पैराग्राफ, तो चाहे वो एम इंग्लिश ही क्यों ना किए हुए हों, BS इंग्लिश क्यों ना किए हुए हों, कुछ 4, 5, 6 एरर्स नॉर्मल बात है. और इस 10% को भी हम अगर 5% पर ले आएँ, नॉट पेसिमिस्टिकली बट रियलिस्टिकली, तो गलत ना होगा. मतलब अगर हम 10 बच्चों से कुछ लिखवाते हैं, तो उनमें से हार्डली कोई एक आध बच्चा होगा जिसका काम लिखा हुआ हमें पढ़ के खुशी होगी. गलतियों से पाक जो है ना वो काम उनका होगा. तो यस, 10% से भी कम थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये रेशो है. सर, बहुत सारे लोग प्राउडली बताते हैं दे हैव डन दिस इन इंग्लिश, दे हैव डन दैट इन इंग्लिश। तो बात वहीं पे रहती है कि एक्चुअल रियलिटी में उन्हें नहीं आता होता। तो आपको मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द बेसिक कॉज के लोगों को क्यों नहीं एक्चुअली इंग्लिश इतनी आती जितनी उन्हें आनी चाहिए, या उन्हें एक वो गलत एक क्रिएट हो जाता है कि वी नो इंग्लिश, वी कैन राइट, वी कैन स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल. इसमें वजह ये होती है कि वी ऑलवेज हियर, we always some of the time you may say right, we read it ना. इसकी वजह बेसिकली ये है कि हम या तो पढ़ते हैं या सुनते हैं, लिखते बहुत कम हैं. जब हम बात करते हैं competitive एग्जाम्स की, CSS की, PMS की, तो उसमें तो आपको पता है कि 1200 नंबर का काम जो है ना वो रिटन एग्जाम, लेकिन हम उतनी वेटेज रिटन को नहीं देते जितनी वेटेज रीडिंग को देते हैं. फिर उसमें एक और दूसरी जो ज़्यादा अहम वजह है वो ये है कि अगर किसी ने MA इंग्लिश करना है तो वो कोचिंग ज़रूर लेगा, अगर किसी ने MBA करना है तो कोचिंग ज़रूर लेगा, या CA या किसी भी किस्म की. जैसे हमारे पास बहुत से मेडिकल फील्ड से भी बच्चे आते हैं जिन्होंने MBBS तक किया होता है, लेकिन उन तमाम डिग्रीज़ के लिए तो वो कोचिंग प्रॉपर लेंगे. यहाँ पर जब कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की बारी आती है तो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी मेंटोर्स की रहनुमाई चाहिए. तो वहाँ वो उतना इंथुजियास्टिकली इन्वेस्ट नहीं करते अपना टाइम और मनी, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है. जैसे दूसरी डिग्रीज़ के लिए, उसी तरह से कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी उनको सीरियसली रेडी होने की ज़रूरत होती है, और उसमें लिखना मेन चीज़ है और उसको इवेल्युएट कराना उससे भी ज़्यादा अहम है. तो people don't write and they don't get it evaluated properly.
अच्छा, जिस तरह बाकी प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ हैं लाइक इंजीनियरिंग है, एमबीबीएस है, उसमें आपका एक बैकग्राउंड होता है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की आपने, एफएससी प्री मेडिकल की। व्हेयरएज़ आप इंग्लिश के केस में देखें, इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, मैट्रिक में ही पढ़ते हैं, आप इंटर में ही पढ़ते हैं, बैचलर्स में ही पढ़ते हैं। बट आप वही क्रैमिंग के पैटर्न पे चल रहे होते हैं और जो आपने बात की कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स की, उसमें जितना भी कंटेंट अवेलेबल है या पढ़ाया जाता है, बेसिक्स पे तो कोई फ़ोकस ही नहीं करता। ऑलरेडी ये पर्सीव कर लिया जाता है कि उन्हें बेसिक फाउंडेशन उनकी क्लियर होगी, वेयर एज़ दिस इज़न्ट द केस ऑलवेज़। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं एवरी नाउ एंड देन कि ऐसे बच्चे जो कि इवन ईयू लेवल से भी बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन जब ग्रामर की बारी आती है, टू द पॉइंट लिखने की बारी आती है, तो दे आल्सो स्टैंड रिलक्टेंट। सर आई स्ट्रांगली एग्री, मेरा एक दोस्त है उसने लेवल्स किया है, वो लेवल्स भी, वो ग्रामर उसे देख के रास्ता बदल लेती है। एग्ज़ैक्टली। और मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट बता दूँ कि कुछ बच्चे तो हमारे साथ लिटरली लड़ने लग पड़ते हैं जब उनको ग्रामर के रूल्स बताते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो एयू लेवल्स किया हुआ है, तो ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। ऐसा तो हमने कभी जो है ना वो अपने टीचर से या अपने एजुकेशनल जो करियर है उसमें ऐसा रूल तो कोई नहीं सुना। लेकिन जब उन्हीं को कोई रेफ़रेंस दिया जाता है किसी भी बुक का, तो अगले दिन वो थैंकफुलनेस के साथ आते हैं कि थैंक यू सर, आपने ये वाला रूल जो है ना वो हमसे शेयर किया। तो येस देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ हिडन बिहाइंड दैट रियलिटी। तो ये फ़र्क तो ज़ाहिर है उनको फेस करना पड़ता है। अच्छा, आपका काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है, सो आपको क्या वो लगता है फॉल्ट है कहाँ पे? चाहे वो मैट्रिक इंटर करके आया है, चाहे वो उसने ओए लेवल्स किया है, फॉल्ट है कहाँ पे? अब जैसे आई रिमेंबर, मैंने कई दफ़ा सुना है, कुछ टीचर्स को भी कैसे सुना है, वो क्लास में कह रहे होते हैं कीप क्वाइट, व्हेयरएज़ इट्स नॉट क्वाइट, इट्स क्वाइट। सो एग्ज़ैक्टली। कहाँ वो है, कहाँ ये फॉल्ट लाइन्स हैं किस जगह? फॉल्ट लाइन्स क्रिएटिविटी जो है वहाँ पर है। आपको पता है 4 सीज़ ऑफ एजुकेशन जो हैं, उनमें एक सी से क्रिएटिविटी भी बनती है और क्रिटिकल थिंकिंग दूसरा सी है, कैरेक्टर तीसरा और इसी तरह से ये बात आगे चलती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक तो स्टॉप कर दी जाती है हमारा अनफॉर्च्युनेटली जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें, और दूसरा जो क्रिएटिविटी की जहाँ हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल येस मैट्रिक की इंटरमीडिएट की बात करें जो टॉपर्स बच्चे हैं उनसे अगर आप कोई चीज़ क्रिएटिविटी की बुनियाद पर लिखवाना चाहें, तो अनफॉर्च्युनेटली अगेन मैं ये अनफॉर्च्युनेटली का लफ़्ज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर सिस्टम का है। और सिस्टम में भी ज़ाहिर है कुछ ख़ामियाँ जिनकी वजह से फिर बच्चों को उसका जैसे अभी 1100 में से 1100 नंबर भी बच्चों ने लिए हैं, लेकिन वही वाले बच्चे जब एंट्री टेस्ट में गए हैं, तो दे कुडन्ट परफ़ॉर्म एज़ बेटर एज़ दे कुड हैव डन डिपेंडिंग ऑन देयर ऑब्टेन्ड मार्क्स जो कि उन्होंने फुल बाय फुल जो है ना वो लिए। तो येस देयर इज़ प्रॉब्लम विद द सिस्टम। तो जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, इंग्लिश उसमें इज़ द मोस्ट हिट, लाइक उसमें सबसे ज़्यादा हिट होता है इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट। और चाहे आपके जितने मर्ज़ी मार्क्स हैं, लेकिन आप ओवरऑल चाहे बाकी सब्जेक्ट में जितने मर्ज़ी स्कोर कर लें, इंग्लिश में आप फेल हो जाते हैं, पर्टिकुलरली सीएसएस में एसए के अंदर। बिल्कुल। सो यही रीज़न्स हैं जो उनकी फाउंडेशन में लैग करती हैं। अच्छा, फाउंडेशन से थोड़ा अगर हम एडवांस की तरफ जाएँ, तो बिकॉज़ इट्स अ नॉन नेटिव लैंग्वेज, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो जब हम फ्लो में लिख रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ एरर्स जो है ना हो जाते हैं। एंड आई ऑलवेज़ एडवाइज़ अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो वो ये है कि आप अपना लिखा हुआ एक तो कहीं न कहीं से चेक करवाएँ। किसी से चेक नहीं करवाना तो आप खुद लिख के खुद ही एक मर्तबा देख लें। 1, 2, 3 एरर्स तो आप खुद जो है ना वो ढूँढ लेंगे। तो इट मीन्स कि आप जो पहली बार लिखते हैं, वो उतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं लिख पाते। तो रीडिंग यानी जो आपने लिखा है उसको री-रीड करना इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो कि आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए और अगर किसी आप एक्सपर्ट से चेक करवा लेते हैं और आई हैव डिवाइस्ड दिस पर्टिकुलर नोशन कि अगर आपको 30 से 35 टॉपिक्स किसी भी लेवल के, किसी भी मेंटोर से सिंसियरली चेक करा लेते हैं, तो आपके मैक्सिमम एरर्स जो है ना वो रिमूव हो। मे इट बी प्रेसी, मे इट बी आवर कॉम्प्रिहेंशन और इट्स अ पीस ऑफ एसे। किसी भी लेवल पे आप लिखें 30 से 35 टॉपिक्स, वो आपके लिए काफ़ी होंगे। अ, आपकी सर कैसी रही है अभी तक जर्नी? आप जो तरह-तरह के बच्चे आते होंगे, बड़े-बड़े फ़नी क्वेश्चंस होते होंगे, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, आप उन्हें ग्रास रूट लेवल से नाउन, वर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं।
तो मतलब हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस और कितना मुश्किल होता है जो दूसरे जैसे बलूचिस्तान और सिंध के स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे बहुत इसमें ज़्यादा वीक होते हैं। वैसे तो वो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सभी शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, वी ऑल आर अ यूनिट, बट सम ऑफ द टाइम्स बड़ी फ़नी चीज़ें जो है ना वो भी होती हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि ट्रांसलेशन इज़ की टू लर्निंग एनी सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। ट्रांसलेशन इज़ की टू लर्न एनी लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन में एक बच्चे ने ट्रांसलेशन की कि दे सेंट द डॉक्टर अ मेल कैट। अब अगर आपको इसकी उर्दू बताऊँ जिसको देख के उन्होंने ट्रांसलेट में किया था तो आपको मज़ा भी आएगा। उर्दू थी कि उन्होंने डॉक्टर को बुला भेजा। तो बुला भेजना होता है यानी बुलवाना, तो उन्होंने बुला को पिल्ला समझ ओके, लिया। आई गेट इट। यानी उन्होंने कहा कि दे सेंट द डॉक्टर अ मेल कैट। सिमिलरली मुझे भी इसी तरह का एक एग्जांपल नज़र आई थी, उसमें था कि टेबलेट्स वर वॉकिंग इन द बाज़ार, ओह लाइक यस! बाज़ार में गोलियाँ चल रही जी। थी। चलिए उन्होंने टैबलेट्स कर लिया, यहाँ लोग बुलेट्स भी कर देते होते हैं। बुलेट्स बुलेट्स वर फॉर वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर गोलियाँ चल चल रही रही हों। थी। तो ये लाइटर नोट पे नॉट एवरी केस इज़ लाइक दिस, बट ये ओरिजिनल एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि हमारे साथ होती हैं। एक बच्चा जिसको ट्रांसलेशन में इसी तरह से जो है ना वो अजायब घर आ गया हुँ। ना, तो वो ही वाज़ टर्न टू, मतलब परेशान था कि सर ये अजायब घर क्या होता है? तो उसे ये नहीं पता था कि मैंने कहा ये म्यूज़ियम, अच्छा म्यूज़ियम को कहते हैं। तो ये भी एओ लेवल्स वाला मामला जो है ना सर वो ओ उनके। लेवल्स वाले होते हैं ऐसे। मेरा एक फ्रेंड है ना, आपको बताया मैंने, उसकी बड़ी-बड़ी मज़ेदार एग्ज़ाम्पल्स होती हैं। तो उन भाई साहब को तो वैसे ग्रामर देख के तो मैं बताया ना रास्ता बदल लेते हैं। तो इट्स नॉट कि जी मैट्रिक और इंटर वाले बच्चों की इंग्लिश ख़राब होती है, ओ लेवल्स वाले वो भी उस लिहाज से फ़ोकस लेकिन नहीं एक करते। मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा उनको, क्योंकि उनकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, जी, जो कि दैट्स ट्रू। हमें जो है ना वो क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उर्दू उनका फ़ॉर्टे नहीं होता, तो इस वजह से वो थोड़ी उसपे मार खा जाते हैं। तो सर कैसा रहा आपका वैसे तो आपका आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर का जनरली? वैसे तो ये है कि जो लिटरेचर वाले होते हैं दे वो हों या ना हो, वो अल्टीमेटली कुछ रोमांटिक से बन जाते हैं। उनकी फिर गर्लफ्रेंड्स भी काफ़ी सारी हो जाती हैं क्योंकि वो दे बिगिन टू प्रैक्टिस व्हाट दे स्टडी। लिटरेचर में है ना ऐसा कि उर्दू की शायरी देख लें, वो भी उसमें बड़ी महबूबाएँ हर वक़्त होती हैं, ज़ुल्फ़ियाँ चल रही होती हैं। जी, तो जी, जी, जी। ये है, जो प्रोफ़ेशन ऑफ टीचिंग है वो भी कुछ इस तरह की जो है ना इन्वॉल्वमेंट रखता है। स्टूडेंट स्टार्ट आइडियलाइज़िंग यू, स्टूडेंट स्टार्ट एडोरिंग यू, तो इस तरह के मामला चलते रहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड्स बनती रहती हैं, छुट्टी रहती हैं, चलता रहता है लिटरेचर नहीं, वालों आई का। टेक देम स्टूडेंट्स। सर आपने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में गए, आपने खुद भी कम्पीट किया उसमें, आपने काफ़ी सारे पेपर 1 पेपर दिए जो पीपीएससी के थे। तो ये जर्नी आपका स्टार्ट कैसे हुआ एंड हाउ डिड यू एस योर एग्ज़ाम्स? अच्छा, इसमें इट लुक्स वेरी ईज़ी अपैरेंटली ना। मैंने को तकरीबन को 50, ये मैं विदाउट एग्ज़ैजुरेशन कह रहा हूँ, 50 बार पीपीएससी में अप्लाई किया होगा, और उसमें कोई 20 बार जो है ना वो रिटन में कामयाबी हासिल हुई, और उसमें मज़ीद अगर इसको स्क्वीज़ डाउन करें तो 5 बार जो है ना वो फाइनल एलोकेशन, यानी वो जो अच्छी-अच्छी फीलिंग्स आती है ना, ऑफ़र लेटर या एलोकेशन ट्रू, वाली, बिल्कुल। वो वाली 5 बार फीलिंग्स जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर में 45 टाइम्स नहीं आई, 45 तो टाइम्स आपने वो बड़ा मुश्किल होगा आपके नहीं लिए आई। क्लियर करना। बिल्कुल, लेकिन साइड बाय साइड प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह बंदा अपने आप को सेल्फ सपोर्ट के लिए चलाता रहता है, जो कि आपको हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ़ आपने अप्लाई किया हुआ है और आप सिर्फ़ तैयारी ही कर रहे हैं। तो यू शुड आल्सो बी टेकिंग पार्ट इन सर्टेन अदर एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले मेरी सिलेक्शन हो गई बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर की, एंड इट वाज़ इन 2010, जब कोई 20,000 बंदे ने एप्लीकेशन दी थी और कोई 70 सीट्स थी। आई स्टूड ऑन 21st, मैं 21वें नंबर पर जो है ना वो, तो मेरी जेएलएम में पोस्टिंग हुई। फिर उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड एज़ अ लेबर इंस्पेक्टर, जो कि बड़ी अच्छी सीट थी। टर जिस भी के साथ लगा हो ना, वो समझे सीट बहुत अच्छी, वो डायरेक्टर हो जाए, वो इंस्पेक्टर हो जाए। सो दिस इज़ की कि यस, जिसके साथ टर हो, TOR, सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड की पोस्ट। फिर इसके बाद मेरी जो ड्रीम जॉब थी टू बिकम अ टीचर, वो मैं 2012 में एज अ लेक्चरर हो गया, एंड देन आई डिड क्वालिफाई माय पीएमएस 2016,
लेकिन उसमें फाइनल एलोकेशन ना हो सकी। पीएमएस की कैसी जर्नी थी आपकी? मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं सीएसएस के पीएमएस के, लाइक मोर देन 30-40,000 अप्लाई करते हैं उसके लिए। बिल्कुल। और ये एक बड़ी ना एक खतर डेंजरस सी जर्नी भी होती है, क्योंकि कुछ लोग जो इसे नहीं कम्पीट कर पाते, वो बड़े एक्सट्रीम मेजर्स ले लेते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें पहले साथ में कोई ना कोई और वेंचर ज़रूर चलाना चाहिए। कुछ छोटी-मोटी जॉब अगर लग गई है तो बंदे को ढारस बंधी रहती है और बंदा उतना एक्सट्रीम पे जो है ना वो नहीं जाता। जैसे पहले 12वें ग्रेड में होगी, फिर 14वें में होगी, फिर 17 ग्रेड में। जब मैं अपीयर हुआ तो आई वाज़ ऑलरेडी अ 17 ग्रेड ऑफिसर। तो इट वाज़न्ट समथिंग वेरी ट्रेजिक फॉर मी, बीइंग नॉट एलोकेटेड। वो बहुत उस तरह से, और फिर उतना टाइम भी नहीं दिया। इफ़ यू आर गिविंग टाइम इन राइट डायरेक्शन तो आपका ना सिर्फ रिटन पास होगा बल्कि एलोकेशन जो है ना वो भी हो जाएगी। तो फिर इसी तरह से आगे 2017 में मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी जॉब होगी, ग्रेड 18 में होगी। तो कॉम्पेंसेशन होती चली जाती है। अगर आपने कंपेटिटिव एग्जाम में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हुआ है तो आपकी कहीं न कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में अच्छे रैंक पे जॉब ज़रूर हो जाएगी। ये बात लिखी हुई सो है। यू मीन कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी इज द की। एंड वी हैव सीन अ नंबर ऑफ पीपल जो कि पहली अटेम्प्ट में नहीं हुए, दूसरे में नहीं हुए, तीसरी में हो गए। सीएसएस नहीं हुआ तो उनका पीएमएस हो गया, पीएमएस नहीं हुआ तो वो कहीं आईबी में, एफआईए में और डिफरेंट अदर पावरफुल पोजीशंस में जो है ना वो जब आपका पीएमएस नहीं हुआ सक्सेसफुल, आप एलोकेट नहीं हो सके, सो आपने एक तो वो फीलिंग्स क्या थी, एंड हाउ डिड यू मैनेज दोज फीलिंग्स? I only spent 1 month for preparation. दैट इज़ So, वेरी लेस एक्चुअली। oh, it was not at all a bad feeling, I would say. मैं चूँकि मैंने पढ़ाना था, आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग एज अ टीचर, तो पेपर इस वजह से भी दिए थे कि मैं खुद देख लूँ कि मैं ये पास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और वो उस एक्सपीरियंस को लेकर अब जब हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और ज़्यादा एक्यूरेटली जो है ना वो बच्चों को रहनुमाई दी जा सकती है। ऑब्वियसली जो आपको हर फील्ड में ऐसे होता है, जैसे एज अ फोटोग्राफर आपकी जो फील्ड का एक्सपीरियंस होता है वो आपको किसी बुक से नहीं मिलता। सो इन द सिमिलर फैशन आपकी जो फील्ड है, कोई भी competitive एग्जाम है उसमें जब तक आप खुद उस चैनल से ना गुजरें तो आप ना वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते, क्योंकि पढ़ना खुद से और पढ़ाने में देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल और ऐसा एग्जाम का उस वक्त प्रेशर बियर करना, उसे मैनेज करना, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, बिल्कुल लाइक ऐसा अदर देन योर प्रिपरेशन। एग्जैक्टली और इस प्रेशर को मेंटेन करना या उसको फेस करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है कि आप टेस्ट दें। मॉक टेस्ट आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं, तो मॉक टेस्ट दें। आपको जो चीज़ मॉक टेस्ट सिखा देगी ना वो कोई बुक, कोई दूसरा बंदा जो है ना वो नहीं सिखा सकता। तो ये सोल्यूशन है उस चीज़ का। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लाइक वी विल कीप ऑन कॉलिंग यू। और मतलब आपकी रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, हेल्पफुल होगी उनके फ्यूचर डिसीजंस में, उनके प्रिपरेशन में। जी बिल्कुल। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माय साइड, रीड लेस एंड राइट मोर एंड गेट इट इवेलुएटेड इफ यू रियली आर a serious candidate for competitive exam. Thank you very much for inviting. It was very delightful and I'm honored to be here. Thank थैंक you. यू सो मच सर फॉर